अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, ओवरहेड्स में वो थ्योरी वाला कुछ नहीं है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसको मैंने अपनी बुक में रखा हुआ है चैप्टर 3, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अच्छा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं आपको एक सवाल से सिखाता हूँ। यानी मैंने इसका भी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बताया, बस एक सवाल कराता हूँ, तो उससे पता चलेगा कि ये है क्या चीज। एक सवाल लिखें, सवाल से समझाता हूं। टोटल ओवरहेड्स फॉर द ईयर, पावर 2,02,000। अरे मेरी वजह से आ गए हो, बाहर बैठ जाओ, कोई मसला नहीं है, मैंने तो वैसे ही कहा था। पावर है 200,000 और मशीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस 90,000, 90,000। और रेंट एंड रेट्स 60,000, 60,000। लाइट एंड हीट 40,000, 40,000। डेप्रिसिएशन 50,000, 50,000। अच्छा, उसके बाद ना अब आपको अदर इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, और वो इंफॉर्मेशन होगी अंग्रेजी और प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, यानी अदर इंफॉर्मेशन बता रहा हूं प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। अदर हैं तो बात बड़ी पुरानी हो गई। पावर 2,00,000, 200,000। अच्छा, जो मासूम लोग पावर दोबारा लिख रहे हैं, वो एक बच्चे ने पूछा, मैंने इसलिए रिपीट की है, वो बताई वही है जो पहले बताई थी। खर्चे दोबारा बता रहा हूं। पावर है 200,000, मशीन की रिपेयर मेंटेनेंस 90,000, रेंट एंड रेट 60,000, लाइट एंड हीट 40,000 और डेप्रिसिएशन 50,000। और उसके बाद अब अदर इंफॉर्मेशन लिखवा रहा हूं, जो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी अलग अलग बताऊंगा। नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, प्रोडक्ट ए के लिए 5 लाख और प्रोडक्ट बी के लिए भी 5 लाख। यानी जो एसेट्स प्रोडक्ट ए बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी भी बुक वैल्यू 5 लाख है, और जो बी बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी भी 5 लाख है। स्पेस यूटिलाइजेशन, ये फ्लोर एरिया ही होता है। स्पेस यूटिलाइजेशन
स्पेस यूटिलाइजेशन। प्रोडक्ट ए के लिए 25% और प्रोडक्ट बी के लिए 75%। अच्छा जी, और मशीन आवर्स प्रोडक्ट ए के लिए 2000 और प्रोडक्ट बी के लिए 3000। उसके बाद लिखें प्रोडक्शन यूनिट्स, बता रहा हूं प्रोडक्शन यूनिट्स। प्रोडक्ट ए 2500 और प्रोडक्ट बी 5000। चल ठीक है। रिक्वायर्ड का पार्ट ए, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट using a single overhead cost per machine hour, using a single overhead cost per machine hour। ये पार्ट ए है और पार्ट बी है overhead cost per unit for each product overhead cost per unit for each product after allocating individual overheads in appropriate ratios रिक्वायरमेंट ए में यह कहा हुआ है कि एक ओवरहेड पर आर निकालें और उसको यूज करते हुए प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की ओवरहेड कॉस्ट पर, जो अभी बॉटल के साथ नहीं किया पिछली क्लास में, जो ओवरहेड पर बॉटल निकाला था, तो ए और बी की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, लेकिन उसके लिए ओवरहेड पर आर को रास्ता बनाना है। तो हमें पहले फिर एक पार्ट ए कर रहा हूं, ओवरहेड कॉस्ट पर आर निकालना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये सारा बजटेड डेटा होता तो फिर ये मैं OAR पर मशीन आर निकाल रहा हूं। एक्चुअल डाटा है तो बस मैं इसको ओवरहेड कॉस्ट पर आर कह रहा हूं। ओवरहेड कॉस्ट पर मशीन आर निकालना है, क्या करें? प्रोडक्ट वाइज नहीं कह रहा, बस सिर्फ कहा है ओवरहेड कॉस्ट पर मशीन आर निकालना है। सारे ओवरहेड्स को मशीन आवर्स पे डिवाइड कर दे। नहीं, बांटना किसमें? मैंने कौन से PDSD बताए हैं? बस सारे ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड पर आर निकालना है, क्या करें? सारे ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स, तो सारे ओवरहेड्स को ऐड करें। है जी, 440
डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स 5000, कितना बना? 88। ये हो गया ओवरहेड पर आवर। फिर इसको यूज करते हुए पर यूनिट बनाना है ए और बी का। इससे मैं पर यूनिट तक कैसे पहुंचूं कि एक यूनिट पे कितने आवर्स लग रहे हैं? तो 88 रुपए को मल्टीप्लाई कर देता हूं कि प्रोडक्ट ए के एक यूनिट पे कितने आवर्स लगे, तो कितने लगे कैसे पता चलेंगे? यूनिट्स बता दिए, आवर्स बता दिए, तो आवर्स पर यूनिट कैसे निकलेंगे? आवर्स पर यूनिट, आवर्स पर यूनिट, आवर्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो प्रोडक्ट ए के कितने आवर्स लगे? 2000। कितने यूनिट्स बने? 2500। तो एक यूनिट के लिए कितने घंटे? 0.8। प्रोडक्ट बी के एक यूनिट के लिए कितने घंटे लगे? 3000 घंटे लगे और 5000 यूनिट्स बने। 0.6 52 पॉइंट। पहले तो ये देखें किया क्या मैंने। अगर बजटेड डाटा होता तो मैंने पहले OAR पर मशीन आवर निकाला, फिर उसको यूज करते हुए OAR हर प्रोडक्ट का अलग अलग कर दिया। ये जो मैंने परसों एक चीज सिखाई थी, ये मैंने यही वाला काम किया, जिसमें 2 प्रोडक्ट्स थे। मैंने एक तरीका बताया था कि किसी एक OAR को यूज करते हुए फिर OAR पर यूनिट बनाया था, और एक तरीका यह किया था कि हर PD के खर्चों को अलग अलग प्रोडक्ट्स में बांटा था। तो मैंने कुछ वैसा सही काम किया। चूंकि डाटा बजटेड नहीं था, अगर बजटेड होता तो फिर मैं कहता OAR पर आर और फिर OAR पर यूनिट, OAR पर आर और फिर वहां से OAR पर यूनिट। क्योंकि एक्चुअल डाटा था तो मैंने OAR के वर्ड की जगह कह दिया ओवरहेड्स कॉस्ट पर आर और ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट। काम वही किया है कि पहले एक OAR निकाला और उसके बाद फिर उसको इस्तेमाल करते हुए उनको पर यूनिट कर दिया। पार्ट बी, जो पार्ट बी में मैंने रिक्वायरमेंट में अंग्रेजी लिखवाई है, उसको पढ़ के क्या तरीका लग रहा है, क्या करेंगे अब? हम सारे ओवरहेड्स को एक एक करके प्रोडक्ट्स में बांटेंगे। जैसे पहले डिपार्टमेंट्स में बांटते थे ना, तो अब प्रोडक्ट्स में बांट लेंगे। पहले सबसे पावर, पावर को किस रेशो में बांटे? मशीन आवर्स। टोटल कितनी? 2 लाख। मशीन आवर्स में बांटे 80,000 और 120,000। मशीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसको भी मशीन आवर्स। टोटल कितनी है? 90। 36,000, 54,000। और क्या है? रेंट एंड रेट्स हैं। इसको किस बेस पे बांटे? स्पेस यूटिलाइजेशन। स्पेस यूटिलाइजेशन ना ये फ्लोर एरिया टाइप चीज होती है। टोटल कितना? 60। इसको बांटना है 25-75, 15,000 और 45,000। और डेप्रिसिएशन, इसको किस बेस पे बांटे? नेट बुक वैल्यू। तो नेट बुक वैल्यू की बेस पे बांटते हैं। टोटल कितनी? 1 मिलियन 50,000। तो इसको 5 लाख 5 लाख की रेशो में बांट देते हैं। 25,000। और भी था कोई? और भी है कोई? तो फिर ये कुछ गड़बड़ नहीं कर दिया आपने? ये टोटल कितने बने? हाँ तो है ना, ये रहता है। और
लाइट एंड हीट, लाइट एंड हीट कितनी है? 40,000। इसको किस रेशियो में बांटना है? लाइट एंड हीट होते हैं पंखे, लाइट है स्पेस यूटिलाइजेशन। $10,000 $30,000। और कुछ रह तो नहीं गया जी? 166 और इधर 274 और पर यूनिट पूछा है तो यूनिट से डिवाइड कर दें। इसके यूनिट्स हैं 2500, इसके यूनिट्स हैं 5000, तो ओवरहेड पर यूनिट बन जाएगा कितना? 66.4 और 54.8। पहले इस पार्ट ए और बी में और कर ले मैंने किया क्या है, फिर मैं समझाता हूं कि ये मैंने किया है। जी 0.8। ये 88 क्या है कि एक मशीन आर काम करेगा तो इतना खर्चा होगा। अब हम उसको पर मशीन आर से पर यूनिट पहुंचाना चाह रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करना है? एक आर मशीन चलेगी तो इतना खर्चा है। एक यूनिट ए बनाने के लिए कितना खर्चा है? पर यूनिट तक आना है पर आर से। हमें 1 घंटा मशीन चलाने पे इतना खर्चा पड़ रहा है, तो एक यूनिट बनाने पे कितना खर्चा पड़ेगा? इसके लिए क्या चाहिए 88 से आगे कि एक यूनिट बनाने में घंटे कितने लगते हैं। ये काम पहले भी किया है, लेबर वाले चैप्टर में भी किया है।
₹88 है पर मशीन आर, हमें रुपीस पर यूनिट तक पहुंचना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि एक यूनिट के लिए कितने घंटे लगते हैं। तो अब एक यूनिट के लिए कितने घंटे लगते हैं पता नहीं, लेकिन यह पता है कि हमने टोटल 2500 यूनिट्स बनाए थे 2000 घंटों में, तो फिर एक मिनट में कितने घंटे लगे थे, वो 0.8 है। और पूछें इसमें जो पूछना। पार्ट ए में हमने क्या किया है, हमने पार्ट ए में प्रोडक्ट्स को ओवरहेड्स के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं किया, हमने कोई एक पर आर बेस ली, ओवरहेड्स को पर आर पे शिफ्ट किया, फिर उससे आगे प्रोडक्ट के पर यूनिट बना लिए। लेकिन यहां पर क्या किया, हर खर्चे का प्रोडक्ट से कोई रिश्ता निकाला, हर खर्चे का इंडिविजुअली, और इस बेस जो भी बेस्ट रिलेशन बनता था इस बेस पे प्रोडक्ट्स में बांटा हर खर्चे को अलग अलग। यहां पर हमने सारे खर्चों को इस प्रोडक्ट के साथ लिंक नहीं किया, हमने सारे खर्चों को सिर्फ मशीन आवर्स के साथ जोड़ा, पर मशीन आर एक खर्चा निकल आया। अब अगर ये बजटेड डाटा होता तो उसको हम कह रहे होते ओएआर पर मशीन आर, और अगर एक्चुअल डाटा तो मैंने ओएआर की बजाय ओवरहेड कॉस्ट पर मशीन आर कह दिया। लेकिन इसमें हमने क्या किया कि ओवरहेड्स को डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ नहीं जोड़ा, उसको पर आर किया, फिर उसी पर आर को यूज करते हुए प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली। लेकिन यहां पर क्या किया, हमने हर खर्चे को इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स के साथ ताल्लुक जोड़ा और इंडिविजुअली बांटा। एंड वही निकला कि अल्टीमेटली सारे ओवरहेड्स प्रोडक्ट में बंट गए, लेकिन प्रोडक्ट में बांटने के लिए हमने हर खर्चे को डायरेक्टली प्रोडक्ट से एक एक करके रिलेट किया। कल वाला सवाल, कल वाला मतलब लेक्चर 28 वाला, मैंने स्प्रिंग 16 किया था क्लास में, ओमेगा पता नहीं ओपल क्या था, उस पे हमने पहले सारे के सारे खर्चे पीडीज में बांटे थे, और वो जो पीडीज में बांटे थे वो प्राइमरी और सेकेंडरी अपोर्शनमेंट करके बांटे थे। उसके बाद अल्फा बीटा में आए थे। कैसे, पीडी के टोटल खर्चे को 30-70 या 40-60 बांट दिया था, उन इंडिविजुअल खर्चों को अल्फा बीटा में बांटा था। क्या किया था, उनको डिपार्टमेंट्स में बांटा था, फिर डिपार्टमेंट को आगे ए और बी में बांटा था। जबकि यहां पर क्या किया, इंडिविजुअल खर्चों को ही प्रोडक्ट्स में बांट दिया। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, और जो इससे पहले कर रहे थे वो ओवरहेड वाला चैप्टर है जिसको डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये है कि ओवरहेड्स में जो हम लोग अब तक पढ़ रहे थे उसमें क्या था, खर्चे डिपार्टमेंट्स में बंटते थे, प्रोडक्ट में नहीं, डिपार्टमेंट्स में बंटते थे, वहां से आगे फिर हम उस टोटल को ए और बी में बांटते थे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये है कि हर खर्चे को हम इंडिविजुअली देखेंगे और प्रोडक्ट के साथ रिलेट करेंगे, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। हर खर्चे को डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ एक एक करके बांटेंगे किसी ना किसी सूटेबल रेशो में। तो जो पिछला चैप्टर किया था उसको ना डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहते हैं, जो पिछला चैप्टर पढ़ा है ना उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहते हैं। उसके अंदर हमने खर्चों को डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ नहीं जोड़ा, उसमें हमने खर्चों को डिपार्टमेंट्स में बांटा और फिर डिपार्टमेंट के टोटल को प्रोडक्ट्स में तोड़ा, वो था डिपार्टमेंटलाइजेशन। वो एक तरीका था प्रोडक्ट कॉस्ट जानने का। जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये है कि हर खर्चे को प्रोडक्ट के साथ अलग अलग लिंक करें, डिपार्टमेंट्स में ना जाएं। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। ये कहानी दोबारा बता रहा हूं, इस कहानी को लिखना चाहे अपने अल्फाज में तो लिख लें। जो हमने पहले ओवरहेड्स वाला चैप्टर पढ़ा है ना उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहते हैं। देखें जो सारा कुछ हम कर रहे हैं इसका एंड ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोडक्ट कॉस्ट जानना ही मकसद था ना। तो जो हमने चैप्टर अभी से पहले पढ़ा था उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहते हैं। उसमें हम इंडिविजुअल खर्चों को डिपार्टमेंट्स में बांट रहे थे किसी ना किसी रेशो में, वहां से फिर टोटल प्रोडक्ट वाइज लाते थे। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यह है कि हर खर्चे को प्रोडक्ट्स के साथ अलग अलग लिंक करें और अलग अलग प्रोडक्ट्स में बांटें, बीच में से डिपार्टमेंट्स का रास्ता निकाल लें। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है।
समझ आया कुछ कि नहीं? दोबारा, जो इससे पहले हम लोग ओवरहेड्स पढ़ रहे थे उसमें खर्चों को बांटते थे डिपार्टमेंट्स में, इसलिए उस चैप्टर को ना डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कह सकते हैं। वहां पर हम इंडिविजुअल खर्चों को प्रोडक्ट से लिंक नहीं करते थे, डिपार्टमेंट्स में बांटते थे। एक बार डिपार्टमेंट के टोटल आ जाते थे, उनसे आगे प्रोडक्ट वाइज चलना है तो चले जाएंगे। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये है कि हर इंडिविजुअल खर्चे को प्रोडक्ट से अलग अलग लिंक करके अलग अलग बांटें। डिपार्टमेंट्स के रास्ता लाने की जरूरत नहीं है, हर खर्चे को हम प्रोडक्ट के साथ लिंक करेंगे इंडिविजुअली, और जो भी उसकी मुनासिब बेस बनती होगी उस पर बांटेंगे। लिखी ये बात। अच्छा, इसमें ना कुछ टर्म्स भी देख लें, ये सवालों में इस्तेमाल हुई हो सकती हैं। ये जो हम खर्चे एक एक करके बांटते हैं इसको कहेंगे कॉस्ट पूल, यानी जो खर्चे हैं वो किन किन नामों से समराइज हो रहे हैं, कॉस्ट पूल। और इन कॉस्ट पूल्स को प्रोडक्ट्स में बांट रहे हैं तो किस बेस पे बांट रहे हैं, इनको कहेंगे कॉस्ट ड्राइवर्स। बस ये कुछ नए नाम आ गए। इंडिविजुअल खर्चे जिन जिन नामों से हैं कॉस्ट पूल्स, और इनको बांटना किस रेशो में, प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट ड्राइवर्स। यानी जिसको हम अब तक बेसिस कहते थे उनको अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट ड्राइवर कह लेंगे, और जो आइटम्स थी यानी खर्चे थे उनको कॉस्ट पूल कह लेंगे। पेज नंबर 48 पे आए, 47 पेज 47, पेज 47। ये मैंने इस चैप्टर में ना इलस्ट्रेशंस डाली हैं कुछ। ये असल में मैंने आई कैप की बुक में 3 सवाल थे, मैंने वो उठा के दे डाले। मुनासिब सवाल थे क्योंकि पास में तो अभी तक ये आया नहीं, ये तो लास्ट से लास्ट टाइम नया ऐड हुआ था, तो पास में तो ये अभी तक आया नहीं, इसलिए इसका पास पेपर का एक ही सवाल मिला है मुझे, वो भी बहुत पहले एक पुराना सवाल था। तब शायद होता होगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिलेबस में, फिर निकल गया था। पेज 47, ये मैंने आई कैप की बुक से 3 सवाल उठाए हैं, अच्छे लगे थे मैंने उठा के डाल लिए। इनमें से इलस्ट्रेशन 1 देखें, इलस्ट्रेशन 1 गीगा इनकॉर्पोरेशन। पढ़ें, मैं करता हूं डिस्कस।
हाँ जी, इलस्ट्रेशन 1 पढ़ लें तो मैं करूं। गीगा इनकॉर्पोरेशन पेंट करते हैं और 3 कस्टमर्स हैं इनके, ए, बी और सी, और वो जो तीनों कस्टमर्स हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट्स इनको पेंट करने के लिए देते हैं, G101, G102 और G103। और ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं ये अलग अलग हैं और रिक्वायरमेंट तीनों प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। अच्छा, अब बेशक ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है सच, लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही हैं। तो इसमें अगर हम डायरेक्ट मटेरियल कहें तो वो क्या होगा, पेंट, और अगर डायरेक्ट लेबर कहें तो वो वर्कर जो पेंट कर रहे हैं, और FOH बाकी सारे खर्चे। तो हर प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट निकालने को कहा है। अब हर प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट के लिए ये मैं कर रहा हूं इलस्ट्रेशन 1, G101, G102, G103। डायरेक्ट मटेरियल कहें तो पेंट, वो दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, सवाल पढ़ेंगे तो पता लगेगा। पहले पैराग्राफ वाली कहानी में कोई एतराज? पहले पैराग्राफ में कहा हुआ है कि एक यूनिट पे एक से ज्यादा कोट लगते हैं। कोट मतलब आप कह लें कि एक से ज्यादा दफा। जैसे प्रोडक्ट 101 में 6 कोट्स लगते हैं, मतलब 6 दफा पेंट करना पड़ता है। 102 में 4 कोट्स लगते हैं, 103 में 3 कोट्स लगते हैं। अब पेंट इनका डायरेक्ट मटेरियल हो गया ना, तो इस पहले टेबल खैर चलो टेबल ही है, दूसरे टेबल के नीचे लास्ट लाइन, कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट, दूसरे टेबल की लास्ट लाइन, जाग रहे हैं कि बस हो गई है? कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट ये दी हुई है, तो ये तो आ गई एज इट इज। कितनी? 500, 550, 500, 450। और डायरेक्ट लेबर बोले तो ये जो मशीन का अटेंडेंट है जो 45 मिनट और 60 मिनट और 50 मिनट लगा रहा है, और इस बंदे को देते हैं 86 रुपए पर आवर। तो जो पेंट कर रहा है, जो मशीन से पेंट कर रहा है, तो उसको 86 पर आवर देते हैं। तो लेबर कॉस्ट क्या बन गई? 86 पर आवर है। इसके लिए कितने लगते हैं? 45 मिनट्स। अब 45 मिनट्स का मतलब है कि पौना घंटा। इसके लिए कितने लगते हैं? यानी 1 घंटा। और इसके कितने लगते हैं? कितने? यानी इतने घंटे। और ये घंटों से मिनट, ये पहले भी एक दफा एक सवाल में किया हुआ है। तो ये बन गया 0.5, 86, 71.67 FOH। ये वाला काम होगा। G101, 102, 103 सारे इंडिविजुअल खर्चे किसी ना किसी बेसिस पे। हर प्रोडक्ट का मटेरियल और लेबर तो बताया हुआ है ना। अब FOH के लिए चूंकि उसने कहा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो हमने ये वाला काम करना है कि प्रोडक्ट्स 101, 102, 103 में बांटने हैं सारे FOH जो एक एक करके दिए हुए हैं, और उनकी कोई ना कोई खुद ब खुद बताए हुए कॉस्ट ड्राइवर्स, तो उनकी रेशो में ये तीनों प्रोडक्ट्स में बांटना है। जो जो खर्चे हैं कॉस्ट पूल्स, किन बेसिस पे बांटना है? कॉस्ट ड्राइवर्स, टोटल
G101, G102, G103 और रुपीज़ है 20। अब ओवरहेड्स क्या क्या है? अच्छा, ओवरहेड्स कहाँ से मिलेंगे? एस्टिमेटेड ओवरहेड्स इन कमिंग मंथ आर गिवन बिलो। तो ये 3 ओवरहेड्स दिए हुए हैं। अब इन तीनों ओवरहेड्स को बांटना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मतलब प्रोडक्ट्स में बांटना है एक एक करके, और इनके लिए कॉस्ट ड्राइवर्स क्या हैं वो भी बताए हुए हैं। पहला खर्चा क्या है जी? पेंट स्टरिंग है। इसके लिए उन्होंने क्या कहा है? कॉस्ट ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ बैचेस। अच्छा, अब ये थोड़ी सी जरा डिफरेंट साइंस है। नंबर ऑफ बैचेस किधर है? नंबर ऑफ बैचेस दिए हुए या निकालने पड़ेंगे? 10, 8, 6 दिए हुए हैं, बैचेस ऑफ पेंट दिए हुए हैं, तो 10, 8, 6 की रेशियो में बांट दें। टोटल खर्चा कितना है? 50,000। 10, 8, 6 की रेशियो में बांट दें। 20833 1 166 67 12। नहीं यार, 50 हो गया पूरा? अच्छा चले, कह रहे तो हो गया होगा। अगला खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का ड्राइवर भी उन्होंने खुद ही बता दिया जी। कोट्स ऑफ पेंट ये दिए में पर यूनिट दिए में। कभी भी हमने टोटल खर्चों को किसी पर यूनिट की रेशियो में नहीं बांटना होता, टोटल कोट्स चाहिए। तो टोटल कोट्स कैसे निकालें? हमें यह पता है कि एक यूनिट के लिए कोट कितने कितने लगते हैं, पहले पैराग्राफ। तो टोटल कोट्स कैसे निकालें? टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कोट्स आ जाएंगे। G101 के लिए एक के लिए कितने कोट लगते हैं? 6। और कितने यूनिट स्प्रे किए? 500। 500 500 नहीं है ना? 500 ही है ना? तो कितने कोट्स लगेंगे? 3000। 102 के लिए कितने कोट्स? एक के लिए टोटल कितने यूनिट स्प्रे किए करेंगे, मतलब 400। 1600। G103 के लिए कितने कोट? 3। कितने पेंट करेंगे? 300। 900। तो ये बन गया 25 और 55। इस रेशो में हमने इसको बांटना है। कितना टोटल है? 150,000। तो इस रेशो में बांटना है। एट वन 8 4 3 3 6 2 4 5 4 5 5 4 6। अगला खर्चा स्प्रेइंग मशीन की फिलिंग है। इसका भी वो खुद ही बता रहा है ड्राइवर। पेंट के लीटर्स ये कैसे पता चलेंगे? थोड़ा सा और ध्यान करें। एक बैच में कितने लीटर लगने हैं ये बताया उसने।
तो अब इसमें यूनिट्स नहीं है, टोटल लीटर तक कैसे पहुंचे? एक यूनिट के लीटर है ही नहीं, वो तो कोट्स थे। हाँ जी, आपको ये बताए हुए कि एक बैच में कितने लीटर डलेंगे, टोटल तक पहुंचना है तो नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। एक बैच में कितने लीटर पेंट लगना है ये बताया हुआ है, एक बैच में कितने लीटर डलना है, लीटर का यूनिट से ताल्लुक नहीं बताया हुआ, यूनिट्स का ताल्लुक बताया था कोट के साथ। पहले पैराग्राफ में कहा था लीटर पर यूनिट किधर है, किधर है लीटर पर यूनिट? हाँ जी सही है, सॉरी वो सही है, बैच नहीं है, लीटर पर यूनिट ही है। तो लीटर पर यूनिट से टोटल कैसे पहुंचे, जितने यूनिट्स, तो टोटल लीटर्स तक आ जाएंगे हम, टोटल पेंट तक पहुंच जाएंगे। वो बैच गलत बोल रहा था मैं, वो पर बैच एम पढ़ रहा था। टोटल पेंट आपको लीटर पर यूनिट दिए हुए, ठीक है, पर बैच नहीं, पर यूनिट दिए हुए। तो G101 के लिए टोटल तक कैसे पहुंचे, एक यूनिट के लिए कितने लीटर, 7, तो हमने पेंट करने हैं 500। G102 एक यूनिट के लिए 5, 400 यूनिट्स करने हैं 2000। और G103 4 लीटर और हमने करने हैं 300, 1200, तो ये बन गया 67। इस रेशो में बांटना है। टोटल कितना खर्चा है 90,000, इस रेशो में बांट दें। 47 26 86 16119। तो ये ओवरहेड्स को हमने प्रोडक्ट वाइज बांट दिया, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब इसका टोटल हो जाएगा 208147149,666। फाइव सिक्स 165 871669। ये हमने टोटल ओवरहेड्स बांट लिए प्रोडक्ट वाइज, लेकिन हमें तो चाहिए पर यूनिट, तो यूनिट से डिवाइड कर लें। तो यूनिट से इनके 500, 400 और 300 गलत है, 53165। तो यहां से बन जाएगा ओवरहेड पर यूनिट $299.33।
217.92 177.22 299.33 217.92 on 177.22. $913.83. $803.92. 698.89. ये होती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो ओवरहेड्स हैं वो हमने प्रोडक्ट्स में बांटने हैं डायरेक्टली एक एक करके। पहले क्या था, डिपार्टमेंट्स में बांट रहे थे, डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट में आ रहे थे। अब सिर्फ इतना हुआ है कि हर खर्चे को इंडिविजुअली प्रोडक्ट में बांटना है। तो काम वही बांटने वाला ही है। एक सवाल और करा देता हूं, बस फिर ये बहुत है चैप्टर। ये जो 2 रह जाएंगे सवाल, ये फिर आपका होमवर्क होगा, लेकिन आज कितने को होमवर्क करेंगे, तो इसलिए मैं 1-2 दिन पहले चेक कर लूँ कि बच्चों ने लेक्चर ले लिया है, फिर इसका टाइम रख के डिस्कस कर लूँगा। अभी आप पेज 49 पे आए, पेज 49। एहसन एंटरप्राइजेस, पेज 49, एहसन एंटरप्राइजेस। सवाल पढ़ना है, करूंगा मैं, लेकिन पढ़ना आपने है। एहसन एंटरप्राइजेस के नाम से सवाल है, ऑटम 2010। यार ये रिफिल कर देना चारों हैं, चारों इंक्स रिफिल कर दे यार। होय 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 होय।
हाँ भाई, अगर पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया। तीन प्रोडक्ट्स हैं और ओवरहेड्स पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट बाय एलोकेटिंग इंडिविजुअल एक्सपेंसेस। यानी अगर वो ये कह देता कैलकुलेट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो यही है। बस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बजाय उसने उसकी सलीस इंग्लिश कर दी कि कैसे बांटना है। तो कैसे बांटना है, बांट लेते हैं एक एक करके। ऑटम 10 कॉस्ट पूल्स, कॉस्ट ड्राइवर्स, टोटल और ए, बी और जी। रुपीज है, मिलियन है, थाउजेंड है, क्या है? रुपीज है। हाँ जी, सबसे पहले इन डायरेक्ट वेजेस, और वो भी 4 टुकड़ों में। क्या क्या? मशीन मेंटेनेंस। मशीन मेंटेनेंस की टोटल इनडायरेक्ट वेजेस हैं 6 लाख। मेंटेनेंस के लोग हैं ये, मेंटेनेंस के, तो इनको किस रेशो में बांटें? मशीन मेंटेनेंस के लोग हैं, मशीन आवर्स, तो मशीन आवर्स की रेशो में बांट देते हैं। यानी ये जो दिया हुआ है दूसरे टेबल में 6 से 10, तो 6 से 10 की रेशो में बांट दें? नहीं, टोटल खर्चा जो है ना वो कभी भी किसी पर यूनिट की रेशो में नहीं बांटते, टोटल आवर्स निकालने पड़ेंगे। तो ये तो पर यूनिट दिए में, टोटल तक कैसे पहुंचे? जितने यूनिट्स टोटल बने उनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वो दिए हुए हैं आपको इसी टेबल के पहले कॉलम में, इसी टेबल के पहले कॉलम में। तो मशीन आवर्स टोटल निकाल लेते हैं। ए के कितने यूनिट्स बने और एक पे कितने मशीन आवर? 6, 72,000। बी के कितने यूनिट्स बने? 20,000। कितने आवर्स पर यूनिट? 8, 160। जी के कितने यूनिट्स बने? 45। एक के लिए 10, 450। इस रेशो में बांटना है। इस रेशो में बांटना है। 6 या 10 की रेशो में नहीं बांटना, टोटल मशीन आवर्स की रेशो में बांटना है। है 63343 140,762। चलो ठीक है। थ्री 894 उसके बाद स्टोर्स के लोग हैं। अच्छा, स्टोर्स के लोग क्या करते हैं? सामान इधर उधर करते हैं। तो किस बेस पे बांटें? अवेलेबल में से क्या बेस्ट लग रहा है? स्टोर कंजम्पशन नहीं, लेबर आर तो होते हैं प्रोडक्शन के। स्टोर के लोग हैं, सामान इधर उधर कर रहे हैं, तो सबसे लास्ट में स्टोर कंजम्पशन के किस प्रोडक्ट के लिए कितना सामान इस्तेमाल हुआ। तो जितना ज्यादा सामान इस्तेमाल हुआ होगा उतना ही इन्होंने उठा के इधर उधर किया होगा। ये लोग स्टोर में रख रहे हैं और स्टोर से लाके दे रहे हैं, तो जिस प्रोडक्ट के लिए जितना ज्यादा सामान इस्तेमाल हुआ उतना ज्यादा उसके लोगों ने सामान उठाया। तो स्टोर्स के लोगों की इनडायरेक्ट वेजेस स्टोर कंजम्पशन के मुताबिक। इतना ना भी सोचें तो स्टोर से मिलता जुलता नाम नजर आ तो रहा है, तो उस रेशियो में बांट लें। टोटल खर्चा 360
144,000, 54,000, 162,000 और इनडायरेक्ट वेजेस क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल वाले लोग क्या कर रहे होंगे? इंस्पेक्शन कर रहे होंगे। क्वालिटी कंट्रोल यही है ना कि देखें कि सही बना है कि नहीं बना, तो इंस्पेक्शन। अच्छा, आपने लेबर वाला चैप्टर पढ़ लिया, उसमें ज्यादातर लोगों को जो पैसे मिल रहे होते हैं वो टाइम बेस्ड है या पीस वर्क है? ज्यादातर वेजेस, ज्यादातर क्या था? ज्यादातर टाइम ही था। पूरे लेबर चैप्टर में ज्यादातर वेज रेट पर आर ही था, तो ज्यादातर पर आर ही होता है। तो इन लोगों को जो पैसे देने हैं वो देने हैं कि किसने कितना कितना टाइम इंस्पेक्शन में लगवाया। तो इंस्पेक्शन, अच्छा क्वालिटी कंट्रोल वाले लोग क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्शन कर रहे हैं ना, तो इंस्पेक्शन के लोगों के पैसे किस रेशो में बांट दें कि कहां कितना कितना टाइम इंस्पेक्शन पे लगा? तो दूसरे टेबल का लास्ट कॉलम, दूसरे टेबल का लास्ट कॉलम, अच्छा चलो पहले टेबल का लास्ट कॉलम, इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट, तो इसकी रेशियो में बांट दें 2, 3, 4। नहीं, इनको टोटल करना पड़ेगा, तो इनको हमें बांटना पड़ेगा इंस्पेक्शन आवर्स की रेशियो में, वर्किंग 2। ये तो पर यूनिट दिए हुए हैं, एक यूनिट पे इंस्पेक्शन में कितना टाइम? 2 इनटू कितने यूनिट्स? अगर ये लास्ट टेबल की लास्ट लाइन ना दी होती ना, तो फिर हम यही समझते कि जितने यूनिट्स बने सारे इंस्पेक्ट हुए, लेकिन लास्ट टेबल की लास्ट लाइन से पता चल रहा है कि वो बस सैंपल बेसिस पे इंस्पेक्ट कर रहे थे। तो जितने जितने इंस्पेक्ट किए उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने इंस्पेक्ट किए? 600। बी के कितने इंस्पेक्ट किए? 1200। जी के 1 यूनिट पे, और टोटल इस रेशियो में बांटना है। हाँ जी, टोटल कितना है? 468,000। तो उस 12-12-54 की रेशियो में बांट दें 72,000, 3-4,000। और इनडायरेक्ट वेजेस किसकी हैं? क्लीनिंग। क्लीनिंग वाले लोग क्या क्लीन कर रहे होंगे? जमीन ही क्लीन कर रहे होंगे, क्योंकि मशीनें क्लीन कर रहे होते हैं तो वो तो मशीनों की मेंटेनेंस है, तो ये जगह ही साफ कर रहे हैं, तो जगह साफ कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या बेस्ट अवेलेबल होगा? फैक्ट्री स्पेस। टोटल खर्चा 4 लाख, और स्पेस यूटिलाइजेशन की बेस पे बांट दें 4 लाख ही है। हाँ जी, स्पेस यूटिलाइजेशन की बेस पे बांटे 160,000, 140, 100,000। ये हो गई इनडायरेक्ट वेजेस। आगे फ्यूल एंड पावर, किस बेस पे? पावर, मशीन आवर्स, तो मशीन आवर्स ये वर्किंग 1 में निकाले हुए, ये टोटल फ्यूल पावर बस थोड़ा सा रह गया, $295,601।
है 656891। चलो जी 2 कर दें। 1847507 हो गए। आगे अच्छा, डेप्रिसिएशन को किस बेसिस पे बांटे? कॉस्ट ऑफ मशीन की रेशियो में। हाँ जी, इसमें ना बच्चे जज्बाती हरकत ये करते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, बस बस ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन के आगे भी कुछ है, मशीन की डेप्शन भी है और बिल्डिंग की भी है। तो मशीन की डेप्शन अलग है, बिल्डिंग की अलग है। अब मशीन की डेप्शन के लिए अलग करना पड़ेगा, बिल्डिंग को अलग करना पड़ेगा। अलग कैसे करें? लास्ट पॉइंट, मशीनरी के लिए आपको अलग से रेट बता दिया है और मशीनरी की कॉस्ट भी दी हुई है। तो मशीनरी की कॉस्ट देखें तो ये बनती है 6 4 3 13। मशीनरी की कॉस्ट आ गई 13 मिलियन, 10% डेप्शन है तो 13 लाख हो गई हैं। देखें आपको ना डेप्रिसिएशन दी हुई है ऑफ मशीन एंड बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के लिए बांटने का तरीका और होता है, मशीन के लिए और है। और अगर ये चलो इकट्ठे भी दे देते और एंड पे आपको बताते कॉस्ट ऑफ एसेट्स, तो बस उसकी रेशियो में बांट देते। लेकिन बताई भी कॉस्ट ऑफ मशीन है ना, तो अगर बताई भी कॉस्ट ऑफ मशीन है तो इसको फिर कॉस्ट ऑफ मशीन की रेशियो में थोड़ी बांटेंगे। तो डेप्रिसिएशन अलग करनी पड़ेगी। अब अलग कैसे करनी पड़ेगी? लास्ट पॉइंट में बता दिया कि मशीन की डेप्रिसिएशन है 10%। तो अगर आप तीनों मशीनों को ऐड कर लें, 6 4 3 13 मिलियन बन गई और 10% लगाएं तो 13 लाख। तो इसका मतलब मशीन की डेप्शन 13 लाख है, जबकि दी कितनी हुई है सवाल में? 1560। तो बाकी क्या है फिर जो 260 है वो बिल्डिंग की है। 15,60,000 दी हुई है डेप्रिसिएशन मशीन और बिल्डिंग दोनों की मिला के, और मशीन की कॉस्ट है चूंकि, तो उस पर 10% लगा के ये निकल सकती है। हाँ, तो ये सारा क्वार्टर का डाटा है। ये सवाल का सबसे ऊपर पढ़ के देखें, पॉइंट 1 में भी क्वार्टर है, पॉइंट 2 में भी क्वार्टर है, ये सारा क्वार्टर का डाटा है। तो मशीनरी की डेप्शन तो हो गई कॉस्ट ऑफ मशीन के हिसाब से। बिल्डिंग की डेप्शन, बिल्डिंग का जो भी खर्चा है, चाहे वो बिल्डिंग की सफाई का खर्चा है, चाहे वो बिल्डिंग की इंश्योरेंस है, चाहे वो बिल्डिंग की रिपेयर मेंटेनेंस है, चाहे वो बिल्डिंग की डेप्शन है। फैक्ट्री स्पेस 6 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 260 को स्पेस पे बांट दें। $104 91,000 65,000। आगे जी, प्लांट एंड मशीनरी की इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का ताल्लुक होता है वैल्यू ऑफ एसेट से, तो मशीनरी की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है टोटल? 2,40,000। तो कॉस्ट ऑफ मशीन की रेशियो में बांट दें 110,769। 73,846 55 385। आगे
बिल्डिंग की इंश्योरेंस किस पे बांटनी है? फैक्ट्री स्पेस। जो भी खर्चा बिल्डिंग से रिलेटेड है ना, तो बिल्डिंग का इनसे ताल्लुक है स्पेस की बेस पे, तो बिल्डिंग का सारा खर्चा है स्पेस की बेस पे। 60,000, 24,000, 21,000, 15,000 और ये किस बेस पे बांटें? पहला बांटते ही पता लग जाना चाहिए था। अरे अभी तक नहीं पता चला? क्या पता चला? स्टोर्स स्पेयर्स एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड, नीचे स्टोर्स कंज्यूम नहीं आ रहा, तो ये इसी का ब्रेकअप दिया हुआ, ये इसी का ब्रेकअप दिया हुआ है, ये वही है, उसी का ब्रेकअप दिया हुआ है। नहीं समझ आई? ये उसी का ही ब्रेकअप है, तो स्टोर्स कंजम्पशन दिया हुआ है, गिवन है। ये कितना है टोटल? और नीचे दिया हुआ है इसका ब्रेकअप। और लास्ट करके देख लें, तो आप बांट लेना ना। आप देखो स्टोर्स कंजम्पशन है, तो अवेलेबल में से तो वही बेस्ट लग रहा है, तो आप बांटेंगे तो यही आंसर आएगा। रेंट एंड रेट्स, फैक्ट्री स्पेस। अच्छा वैसे ना सवाल बनाने वाले ने एम ही बस सवाल बना दिया, अदरवाइज जब वो बिल्डिंग की डेप्शन ले रहा है तो फिर रेंट कहां से आ गया? टोटल है, टोटल 12 लाख, 480,000, 420,000, 3 लाख। लो यार, ये तो 20 मिनट में हो गया सवाल। अब इसका टोटल और फिर आगे यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आ जाएगा, बस खत्म। बस हो गया ना, टोटल होगा और यूनिट से डिवाइड हो जाएगा, पर यूनिट आ जाएगा। लें जी, ये थी आज की कार्रवाई। तो अब जब आप परसों आएंगे तो नया चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। आखिरकार